नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? तो आज मैं डिस्कशन करूंगा इंडिया के एक सबसे पॉपुलर एंड सबसे बड़े कंपनी के बारे में। अभी सबसे बड़े मतलब क्या है? सबसे बड़े मतलब है कंपनी खुद के सेक्टर के एक लीडर कंपनी है, क्योंकि अराउंड 3 लाख करोड़ से भी ज्यादा इसका मार्केट शेयर है। और कंपनी इस फील्ड में जिस फील्ड में काम कर रहा है उस फील्ड में वो लीडर है और उसको टच करना भी इतना आसान नहीं है, क्योंकि उसके जितने सारे कंपिटिटर है वो बहुत अ, मतलब कम मार्केट प्राइस के सॉरी कम मार्केट कैप के हिसाब से चल रहा है। तो मैं आज किस कंपनी के बारे में चर्चा करने वाला हूँ? आज मैं बात करूंगा मारुति के बारे में, क्योंकि मारुति के ऊपर मुझे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके साथ शेयर करना है। इसका अपकमिंग टाइम का जो जो प्रोजेक्ट है, जहाँ जहाँ पे कंपनी कैपेक्स अनाउंसमेंट कर रहा है, साथ ही साथ इसका ईवीज कब लॉन्च करेंगे और ईवीज के ऊपर कितना तेजी से काम हो रहा है, उसके कितना ग्रोथ आने वाला है, सब कुछ मैं डिस्कशन करूंगा। साथ ही साथ लास्ट में मैं आपको टेक्निकली चार्ट पैटर्न के बारे में बात करूंगा, क्योंकि लास्ट कुछ फ्यू मंथ्स में कंपनी एक ही जगह पे होल्ड कर रहा है। तो कौन सा वो लेवल ब्रेक करने के बाद एक बड़ा मोमेंटम हो सकते हैं, उसके बारे में भी चर्चा करने वाला हूँ। तो चलो एक एक करके सारे पॉइंट डिस्कशन कर लेते हैं। सबसे पहले कंपनी के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। जैसे कंपनी के ऊपर कुछ प्रोजेक्ट के बारे में देख लेते हैं। जैसे बताया जा रहा है कि मारुति सुजुकी टू सेट अप न्यू प्लांट विथ 10 लाख कैपेसिटी। तो मतलब कंपनी 10 लाख कैपेसिटी यहाँ पे बढ़ाने वाला है टू लॉन्च टोयोटा बेस्ट थ्री रो मतलब स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड इन 2 मंथ्स। सोचिए, कंपनी हमेशा इनोवेंट्स के ऊपर जाना जाता है। आज रास्ते में अगर 10 गाड़ियां आप देखेंगे ना, उनमें से आपको 7 गाड़ियां मारुति कंपनी का ही देखने को मिल जाएगा। तो सोचिए कितना स्ट्रेंथ है, कितना स्टेबिलिटी है। हाँ, ये सात मतलब ये मैं बता रहा हूँ एक परसेंटेज के कैलकुलेशन के हिसाब से। तो आप खुद ही जाकर देख लेना। सबसे ज्यादा अगर सेलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, जितने सारे पैसेंजर व्हीकल्स हैं उनमें से सबसे ज्यादा सेलिंग करते हैं मारुति। तो मारुति जब सेल ज्यादा करते हैं तो उसका बिजनेस भी बहुत स्ट्रांग है, इसीलिए वो हमेशा कैपेक्स को बढ़ाते चले जाते हैं। तो सीधा सीधा मैं दूसरे पॉइंट के ऊपर लेके जाता हूँ। आप देख सकते हैं कैपेक्स स्टील 2030 से लेकर 2031 कुड बी रुपीज 1.25 जो है वो ट्रिलियन। तो सोचिए 1.25 ट्रिलियन ऑन प्रोडक्ट एक्सपेंशन मारुति सुजुकी। मतलब करीबन करीबन कंपनी कैपेसिटी को बढ़ाने वाला है 40 लाख यूनिट पर एनम में। आप देख सकते हैं द कंट्री लार्जेस्ट कार मेकर इज लाइनिंग अप कैपेक्स एक्सपेंड इट्स टोटल प्रोडक्ट कैपेसिटी टू 40 लाख पर यूनिट। तो मतलब यहाँ पे कंपनी पर यूनिट में 40 लाख के आसपास यहाँ पे कैपेक्स को बढ़ाने वाला है। ये मेरे हिसाब से बहुत बड़ी बात है, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं 1.25 लाख करोड़ एज इट्स प्लान टू एनहेंस प्रोडक्ट रेंज 28 मॉडल्स। मतलब अलग अलग जो मॉडल्स है, 17 जो करेंटली खुद का जो गाड़ियां है उसके ऊपर कंपनी नया टेक्नोलॉजीज नया इनोवेंट के साथ काम करने के लिए कैपेक्स को बढ़ाने जा रहा है। तो मारुति के यही खासियत होते हैं। देखिए बहुत सारे लोग मुझे ये भी कमेंट्स करेंगे कि बाकी सारे कंपनीज जैसे टाटा जैसे कंपनी, साथ ही साथ होंडा जैसे कंपनी और भी किया जैसे कंपनी, बहुत सारे अलग अलग कैटेगरीज के कंपनी, महिंद्रा जैसे कंपनी, सारे कंपनी तो ऑलमोस्ट ईवी लॉन्च कर चुके हैं। तो मारुति अभी तक ईवी लॉन्च नहीं क्यों नहीं किया और कब लॉन्च होगा? तो चलो उसके बारे में भी जान लेते हैं। तो मैं उसके डिटेल्स के बारे में चर्चा करूँ तो आप यहाँ पे डिटेल्स में देख सकते हैं। मारुति जो है वो यहाँ पे बताया जा रहा है कि टोटल फास्ट जो ईवी लॉन्च करने वाला है, और वो भी 25,000 मतलब 25,000 चार्जिंग पॉइंट्स के हिसाब से कंपनी यहाँ पे ईवी भी लॉन्च करेंगे। तो एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 20 लाख के आसपास एक गाड़ी का कीमत होगा, कि उसका जो फर्स्ट ईवी आने वाला है। और बताया जा रहा है कि देखिए ईवी वो लॉन्च करेंगे 2025 में। वो पहले ही डिस्कशन कर चुके हैं कि जल्द से जल्द वो लॉन्च नहीं करेंगे, मार्केट प्लेस को समझेंगे, बिजनेस स्ट्रेटजीज को समझेंगे, उसके बाद उसका लेट भी हो तो भी वो लॉन्च करेंगे। और एक एक चीज मैं आपको बता दूं, अगर आप 100 लोगों को पूछेंगे ना कि आप कौन सा गाड़ी लेने वाला है, तो 100 लोगों में अराउंड 60% से भी ज्यादा लोग मारुति का ही नाम लेगा, क्योंकि वो जानते हैं मारुति में प्राइसिंग कम लगता है, मतलब फ्यूल कॉस्ट कम है, खर्चा कम है, मेंटेनेंस खर्चा कम है। तो उसके जगह पे वो बाकी कंपनी से अफोर्डेबल गाड़ियां वो मारुति के लेने वाले हैं। हाँ, मारुति में सेफ्टी लेकर बहुत ज़्यादा इश्यूज है, तो वो अलग बात है। तो लोग प्रेफर सबसे पहले इंडियन मार्केट, इंडियन लोगों का माइंडसेट यही होता है कि सस्ते दामों में अगर मेरे घर में फोर व्हीलर्स हो तो बड़ी बात है, इसलिए वो मारुति को प्रेफर करते हैं। इसीलिए मारुति 800 सबसे ज़्यादा मतलब बेचे जाने वाला गाड़ियां है। साथ ही साथ मारुति ओमनी
ये सारे जो प्रोडक्ट है ना, वो अभी भी आपको रास्ते में सबसे ज़्यादा देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे और भी कुछ पॉइंट्स देख लीजिए, जैसे मारुति सुजुकी टू प्लांट लॉन्च वीएक्स इंडिया फास्ट और सेकेंड क्वार्टर 2025, मतलब कंपनी जल्द से जल्द 2025 के फर्स्ट और सेकेंड क्वार्टर के अंदर अंदर ईवीज लॉन्च करेंगे। तो ये भी बता रहे हैं कि कंपनी सिर्फ ईवी लॉन्च नहीं करेगा, उसके साथ साथ चार्जिंग स्टेशन भी बनाएगा, क्योंकि मारुति सुजुकी प्लान टू सेट अप अराउंड 25,000 ईवी चार्जिंग पॉइंट्स। तो ऑब्वियसली देखिए, आप गाड़ी रास्ते में ईवीज के लॉन्च कर रहे हैं और रास्ते में चार्जिंग स्टेशन ही नहीं है, तो लोग खरीदने से पहले बहुत ज़्यादा सोचेंगे, क्योंकि चार्जिंग स्टेशन नहीं है, अगर चार्ज खत्म हो गया रास्ते में तो क्या करूँ। तो मान के चलिए कि एक एग्जांपल दे रहा हूँ, 100 किलोमीटर का रेंज दिया गया है, तो आपको जाना था 80 किलोमीटर्स, तो आप 80 किलोमीटर जाने के बाद आपको पता चला कि और भी 50 किलोमीटर जाना होगा, तो आप तो चार्जिंग कर नहीं पाएंगे। तो बेसिकली यहाँ पे दिक्कत आ जाएगा, तो इसी कारण की वजह से चार्जिंग स्टेशन लगाना जरूरी है। तो कंपनी के यही इसी तरीके से फ्यूचर प्लान भी है, और बताया जा रहा है कि वीएक्स प्रोजेक्ट हैव 60 किलोमीटर बैटरी पैक। तो कुछ इस तरीके से जो नया गाड़ियाँ लॉन्च किया जा रहा है, वो 60 किलोमीटर बैटरी पैक के हिसाब से चलेगा, तो कुछ इस तरीके से डेटा देखने को मिला। तो कोई बात नहीं, तो मारुति भी ईवीज लेके आने वाला है। सीधा सीधा मैं बात करूँ तो मारुति भी चार्जिंग स्टेशन के साथ जिस तरीके से 1 लाख चार्जिंग स्टेशन टाटा पावर बना रहा है, और उसी तरीके से मारुति भी 25,000 ईवी चार्जिंग स्टेशन बनाने का टारगेट रखा है। तो सारे पॉइंट्स मैं इसीलिए आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि किसी भी कंपनी के ऊपर काम करने से पहले ये पॉइंट जानना बहुत जरूरी है। जैसे देखिए, मारुति ये भी बता चुके हैं कि मारुति सुजुकी जो मतलब देखा जाए तो कार मेकर जो कंपनी है, 10,000 करोड़ कैपेक्स बढ़ाने वाले हैं, वो भी फाइनेंशियल ईयर 2024 से लेकर 2025 तक। तो ओवरऑल यहाँ पे ये भी बताया जा रहा है कि 6,800 करोड़ फाइनेंशियल ईयर 2024 में यूज किया जाएगा। बाकी जो करंटली मतलब कंपनी की जो प्रोडक्शन हो रहा है 2.35 मिलियन यूनिट पर एनुअली, तो उसको बढ़ाने के लिए इस तरीके से कैपेसिटी को अनाउंसमेंट किया गया है। तो सीधा सीधा मैं कहूँ कि कंपनी का बिजनेस बहुत स्ट्रांग होता जा रहा है, और गाड़ी का डिमांड आज इतना है, फ्यूचर में और भी ज़्यादा बढ़ने वाला है, क्योंकि इंडियन लोगों को एक सपना होते हैं कि पहले एक घर हो, उसके बाद एक गाड़ियाँ हो। तो कुछ लोगों का ये भी सपना है, पहले गाड़ी ले ले उसके बाद घर लूंगा। तो कोई बात नहीं, तो इंडियन मार्केट एक मार्केट प्लेस है जहाँ पे कस्टमर बहुत ज़्यादा है, जहाँ पे अपॉर्चुनिटी है, तो उसका सीधा सीधा फायदा मारुति कंपनी को मिल सकता है। अभी चलो कंपनी के ऊपर मार्केट शेयर देख लेते हैं, कितना मार्केट शेयर है। जो कमर्शियल व्हीकल्स है उसके ऊपर कंपनी का मार्केट शेयर उतना ज़्यादा नहीं है, क्योंकि कमर्शियल व्हीकल्स के ऊपर मार्केट शेयर सबसे ज़्यादा महिंद्रा, साथ ही साथ देखा जाए तो अशोक लेलैंड भी लेके रखा है। सॉरी, अशोक लेलैंड तो बड़े ट्रक बनाते हैं, छोटे भी गाड़ी बना रहा है अभी। साथ ही साथ देखा जाए तो टाटा भी है, और भी बहुत सारे अलग अलग कंपनी आ चुके हैं। तो कंपनी के देखिए, कॉम्पैक्ट जो पैसेंजर व्हीकल्स है उस सेगमेंट में कंपनी लीडर है 55%। कॉम्पैक्ट जो सडन गाड़ियाँ है, सडन पैसेंजर गाड़ियाँ है, उसके ऊपर 57% मार्केट शेयर है। मिड साइज जो पैसेंजर व्हीकल्स है उसके ऊपर 20% मार्केट शेयर मारुति के पास है। उसके साथ साथ पैसेंजर व्हीकल्स, और वो भी देखा जाए तो 40% मार्केट शेयर पैसेंजर व्हीकल्स के ऊपर है। यूनिट व्हीकल्स सेगमेंट के ऊपर 25% मार्केट शेयर है। तो ओवरऑल सीधा सीधा यहाँ पे आपको देखने को मिला कि कितना स्टेबिलिटी है कंपनी। बाकी रेस्ट ऑफ वर्ल्ड में 13% प्रोडक्ट को बेचते हैं, और इंडिया में 86% प्रोडक्ट को बेच रहे हैं। इसका मेन जो बिजनेस है वो पैसेंजर व्हीकल्स के ऊपर ही है, तो पैसेंजर व्हीकल्स के ऊपर 82% बिजनेस कर रहे हैं। अभी चलो कंपनी के स्टेन दिखाए तो देखिए, कंपनी करीबन 3,80,000 करोड़ का कंपनी है। कंपनी का वैल्यूएशन एकदम सस्ता है, और कंपनी का आरओसी आरओई बेस्ट देखने को मिला। 1 रुपया भी कर्जा नहीं है, क्योंकि 3,80,000 करोड़ के कंपनी के अंदर सिर्फ 119 करोड़ का कर्जा मेरे हिसाब से एकदम ना के बराबर कर्जा है। और दूसरी बात ये भी है, कंपनी का जो क्वार्टरली रिजल्ट वहाँ पे देखा जाए तो कंपनी के ऊपर सेल्स हर साल कंपनी सेल्स को बढ़ाते चले गए। कंपनी एक्सपेंस को मिटाने के बाद कंपनी का नेट प्रॉफिट जो है वो 1,000 करोड़ से 2,500 बने, 3,700 बने। मतलब किसी भी एक साल में ऐसे नहीं दिखेगा कि कंपनी बुरी तरीके से पिटाई हो चुकी है। हाँ, इस बार थोड़ा सा प्रॉफिट कम हुआ, फिर भी मुझे नहीं लग रहा कि उतना ज़्यादा कंपनी के ऊपर दिक्कत आने वाला है। ये कंपनी का रिजल्ट भी आने वाला है 29 अक्टूबर Q2 का, तब पता चलेगा कि कंपनी में कितना स्टेबिलिटी आ चुके हैं। तो कंपनी के नेट प्रॉफिट के हिसाब से अगर सालाना बात करूँ, तो सालाना कंपनी अच्छा खासा हमेशा हर सेल्स ग्रोथ को एंड प्रॉफिट ग्रोथ को मेंटेन किया है, और लास्ट करंट ईयर में कंपनी के ऊपर सेल्स एंड प्रॉफिट ग्रोथ बहुत स्ट्रांगली यहाँ पे मेंटेन्स हुआ। तो सीएजीआर के हिसाब से देखा तो कंपनी के 10 साल में 14%, 5 साल में 10%, 3 साल में 18% एंड 1 साल में 13% के आसपास कंपनी के यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिला।
अभी एज ए इन्वेस्टर प्रोमोटर से लेकर एफआईडीएस पब्लिक हर किसी के पास आपको अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट देखने को मिल चुका है। तो सॉरी, अच्छा खासा यहाँ पे इन्वेस्टर इन्वेस्ट करके रखा है। तो कोई भी कंपनी माल बेचना नहीं चाहते हैं। हाँ, एफआईज ने कुछ माल बेचा, उसका सीधा फायदा डीएस ने उठा लिया। पब्लिक को माल उठाने का मतलब कोई ऐसे कोई चांसेस ही नहीं दिया। तो टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स के बारे में बात करूं तो आप देख सकते हैं, मैं ओवरऑल इस कंपनी के स्टार्टिंग ऑफ पीरियड से देखूं तो 2003 से लेकर कंपनी कौन सा लेवल से कहाँ तक गया आप देख सकते हैं। ये जो प्राइस है 190 रुपीज, ऑब्वियसली एडजस्टमेंट प्राइस है। 190 रुपीज से आज कहाँ पे चल रहा है, करीबन करीबन 12,000 के ऊपर। तो ओवरऑल 7,000% के आसपास कंपनी रिटर्न दे चुके हैं। तो लास्ट 20 सालों में लास्ट 20 सालों में कंपनी 7,000% का रिटर्न दिया, मतलब 70 टाइम्स कंपनी रिटर्न दे चुके हैं। तो देखिए अभी कंपनी का हालत क्या है। देखिए जब जब कंपनी करेक्शन हो रहा है उसके बाद हाई किया, करेक्शन हुआ, हाई किया, करेक्शन हुआ, हाई किया। कोविड के बाद बुरी तरीके से हालत हुआ, उसके बाद ब्रेकआउट किया। ये जो लेवल को ब्रेकआउट किया, इस लेवल को ध्यान से देखिए। ये जो लेवल आपके आपके साथ मैं शेयर करूं, ये लेवल कंपनी के लिए बहुत स्ट्रांग लेवल है। क्यों स्ट्रांग लेवल है? अगर इस लेवल को मैं बात करूं तो आप देख सकते हैं कंपनी पूरी अच्छा खासा यहाँ पे एक परफॉर्मेंस दिखा है। यहाँ पे क्या बना, शोल्डर, बिग हेड, उसके बाद शोल्डर। मतलब कंपनी के ऊपर अगर 1 मंथ के चार्ट के हिसाब से, मतलब एज ए लॉन्ग के हिसाब से मैं देखूं तो यहाँ पे लॉन्ग पीरियड के हिसाब से यहाँ पे मुझे बेस्ट तरीके से एक टेक्निकली चार्ट पैटर्न बना। यहाँ पे कप शोल्डर के बाद एक हेड बने, उसके बाद एक फिर से शोल्डर बने, मतलब शोल्डर कम हेड कम शोल्डर बने। फाइनली ब्रेकआउट एंड ब्रेकआउट कंफर्मेशन हुआ। उसके बाद देखिए यहाँ पे अगर मैं टॉप लेवल तक देखूँ तो इस कहाँ तक वो जा सकते हैं। अगर मैं इस लेवल तक देखूँ और इसको मैं ऊपर मार्किंग कर दूँ तो जो लेवल मुझे देखने को मिला, मुझे लग रहा है वो कुछ इस तरीके से 15,590 के आसपास जाने वाले हैं। तो देखिए कंपनी जिस तरीके से यहाँ पे ऊपर गया, यहाँ पे कुछ टाइम होल्ड किया, ब्रेकआउट किया, फिर से होल्ड कर रहा है, फिर से ऊपर जाएगा, फिर से होल्ड करेगा। यही सिचुएशन बार बार वो करते करते आगे बढ़ रहा है। तो चीज़ों को मैं आपके साथ शेयर किया हूँ। अभी मैं इसको वन डे कैंडल के हिसाब से एक बार आपको दिखाना चाहूँगा। वन डे के हिसाब से मुझे लगता है पहले ही एक ट्रेंडिंग हो चुके हैं, पहले ही एक पैटर्न यहाँ पे बन चुके हैं। शोल्डर कम हेड कम शोल्डर, उसको ब्रेकआउट किया और उसको वो कंटिन्यू कर रहा है। मेरे हिसाब से बड़ा धमाका होने वाला है और मैं जरूर इसको कंटिन्यू करूंगा और मेरा लेवल जो रहेगा वो कुछ 15,590 के आसपास। तो ये था कंपनी से कुछ अपडेट्स। वीडियो में अगर जानकारी अच्छा मिले तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब भी करना, दोस्तों के साथ भी शेयर करना। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जाने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा, इस वीडियो को आप एजुकेशन पर्पस में लेना। मेरे तरफ से कोई भी बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। मेरे सिर्फ मकसद यही था कि आपको सारे पॉइंट्स को आपके साथ शेयर कर पाऊँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।